को कि और अच्छा नंबर हम चाहते हैं और देते। इसके उत्साह वर्धन के लिए भी ये अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है कि कम से कम लिखना सीख गया। क्यों भाई? अभी तो स्टार्ट किए, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और वो समय से देखना, अब आप आराम से देखना, ठीक है? थोड़ा सा हम लोग रस्मी रथी पे बात करेंगे, उसके बाद फिर शुरू करेंगे। तो उस दिन हम लोगों ने ये देखा था कि द्वितीय सर्ग में कि कर्ण अपने गुरु के पास पहुंचा है और उनकी सेवा करना चाहता है, और उसके बाद वहाँ उसे स्थान भी मिलता है, और उनके और जो उनके गुरु के बीच में संवाद हो रहा है, परशुराम के बीच में। वो संवाद किस तरीके का है, क्या क्या बातें हैं, थोड़ा सा हम ये समझने का प्रयास करेंगे। संवाद यहाँ तक हो चुका था, इसके आगे हमें चर्चा करनी थी। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े, नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। मतलब रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़नी चाहिए, सत्ता को बढ़ाने के लिए रण हो रहा है, नहीं पत्ता डोले, अपने खिलाफ कोई नहीं जाए। भूपों के विपरीत न कोई कहीं भी कुछ भी बोले। राजा मतलब जो बड़े पद पर है, उसके खिलाफ कोई कुछ बोलने न पाए, कोई कुछ न बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है। जैसे जैसे राजा को विजय मिलती है, उसका अभिमान बढ़ता चला जाता है, और जोर से वह समाज से सिर पर चढ़ता जाता है। जैसे जैसे राजा की विजय मिलती जाती है, उसका अभिमान बढ़ता जाता है, और वो जोर से पूरे समाज के ऊपर हावी होने का प्रयास करता है, समाज के सिर पर चढ़ता जाता है राजा। जैसे जैसे राजा शक्तिशाली होगा, वैसे वैसे वो जनता की बात सुनना कम करेगा। अब तो है यह दशा, जो कुछ है वह राजा का बल है। अब यह दशा हो गई है, जो कुछ है वो सत्ता का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। परशुराम कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण है वो राजा के सामने केवल खड़ा है शंख और गंगा जल लेकर कि आइए राजा साहब, आपका राज्याभिषेक करना है। परशुराम के मन में क्या है? ब्राह्मण मतलब जो विप्र है, विप्र का काम केवल यही नहीं है कि वो गंगा जल लेके खड़ा रहे, शंख फूके। परशुराम चाहते हैं कि ब्राह्मण भी कुछ समझे और राजाओं पर नकेल लगाए। अब यहां ब्राह्मण का अर्थ यह है कि जो बुद्धिजीवी भी है। आगे चल के आप देखेंगे कि ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं है, ये तो लोगों ने बना लिया। पहले कर्म आधारित व्यवस्था थी कि जो जैसा कर्म कहता था, कर्म के अनुसार लोगों के वर्ण होते थे। अब यहां पे यही बात है, लेकिन अभी जो परशुराम बोल रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ब्राह्मणों तक ही शिक्षा रहनी चाहिए, इसीलिए तो कर्ण को श्राप देते हैं, यही तो कारण था। कहां तेज ब्राह्मण में, परशुराम कह रहे हैं कहां तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके। राजा अविवेकी है, मूढ़ है, वो जो चाहता है वो करता है, लेकिन तेज है ही नहीं ब्राह्मण में। कर्ण को शिक्षा केवल इसलिए दिया था कि ब्राह्मण वंश में कोई ऐसा राजकुमार या ऐसा व्यक्ति है जो आगे चलकर मेरी थाती को ढोएगा, मेरे बाद मेरी वंश परंपरा ब्राह्मण परंपरा में कोई एक मेरे समान ही पुरोधा होगा, इसलिए शिक्षा दिया था। धरे कुपथ पर जब ही पांव वह तक्षण उसको टोक सके। इनका यह मन है कि जैसे ही राजा कुपथ पर, खराब रास्ते पर पांव रखे, उसी समय ब्राह्मण टोक सके, डरे ना उससे। और कहे भी तो
ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। अगर वो कहे भी तो क्या कोई ब्राह्मण की बात सुनेगा क्या, अगर ब्राह्मण कमजोर है। यहां रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। इनकी अपनी पीड़ा है, ये इसीलिए जंगल बैठे हैं। ये राजा जो है ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहां पंडित की, यहां पर ब्राह्मण की चलती ही नहीं, चलती नहीं तपस्वी की। न ब्राह्मण की चलती है न तपस्वी की चलती है। जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। और जो जनता है वो भी राजा की ही जय पुकारती है। हमारी तो चलती नहीं है, चलती नहीं यहां पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की। जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। अब देखिए इनके मन की पीड़ा क्या है। जैसे अगर आप देखेंगे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में लिखा है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है। अब यही बात यहां आने वाली है। सिर था जो सारे समाज का, सिर था जो सारे समाज का, वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ जाता है। जो भी अच्छा फूल खिलता है वो शक्तिशाली के ऊपर उसको चढ़ा दिया जाता है। ये समाज है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय है। हर जगह लोभ, लोभ ही लोभ, लोभ ही लोभ। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा पूरी होती है, तीसरी इच्छा। जैसे आग में घी डालो तो और भभकती है, वैसे ही इच्छाएं हैं, एक पूरी होती हैं तो दूसरी हमारे मन में उभरती हैं। तो आग का क्या नेचर है? आग में अगर तुम घी डालोगे तो आग और ज्यादा भभकने लगेगी। क्यों? क्योंकि इच्छाएं अनंत है। इच्छाओं के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। इसीलिए जो समझदार व्यक्ति हैं उन्होंने कहा है कि संतोष करके रहना चाहिए, क्योंकि संतोष में बहुत कुछ है। पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। परशुराम जी कह रहे हैं कि पाप से भार, जो पाप हो रहा है संसार में, उससे दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। हर पल नीचे धस रही है। मैंने आपको बताया था उस दिन कि जोशी मठ नीचे धस रहा। क्यों धस रहा है भाई? क्यों इतना आप कुछ तो कर रहे होंगे, आप अपने नेचर के साथ कुछ तो कर रहे हैं खिलवाड़। ये जो प्रकृति है ये हमारी मां के समान है। ये नहीं रहेगी तो तुम भी नहीं रहोगे। आज पूरी दुनिया में इसी के लिए संघर्ष चल रहा है। बाबर जब आया काबुल से, तो वो जब भारत भूमि में घुसा तो उसने कहा कि अब ऐसी धरा को छोड़ के जाऊंगा नहीं, क्योंकि रेगिस्तान की उसको तपश मालूम थी, गर्मी मालूम थी। आज आपके पास अच्छा सब कुछ है तो आप उसकी कदर नहीं करते हो। जिसके पास नहीं है जाके देखो, वो पेड़ लगाए भी तो नहीं लगेगा। आपके पास तो पेड़ लग भी सकता है तो फिर भी नहीं लगाते। यही है ना, जिसके पास जो नहीं है उसके लिए मर रहा, जिसके पास जो है उसको भी नहीं संभाल पा रहा। यहां समस्या यही है। परशुराम ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो ब्राह्मण हो और आगे चलकर परशुराम की परंपरा को लेकर चल सके। देखिए ये पद जो अभी मैं आपको जो काव्य की पंक्ति पढ़ने जा रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, जब तक भोगी राजा जनता के नेता कहलाएंगे, जो भोग करते हैं, विलास करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, दूसरे का अपमान करते हैं, जनता का शोषण करते हैं, जब तक वो नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। मतलब ज्ञान त्याग और श्रेष्ठता जब तक पद नहीं पाएंगे। आपके पास ज्ञान है, त्याग है, तप है, आपने अच्छे से हर चीज किया, ज्ञान आया आपके पास, आपने त्याग करके सीखा, तप किया, लेकिन आपको श्रेष्ठता नहीं मिल रही है तो बहुत समस्या है। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले,
सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। अपमान सहते हैं लेकिन मानवता की जाति बची रहे उसकी चिंता करने वाले कौन होते हैं? कवि होते हैं, साहित्यकार, कवि, कोविद, विज्ञान विशारद। कवि, कोविद, विज्ञान विशारद मतलब विज्ञान के जानकार। कलाकार, पंडित, ज्ञानी मतलब कवि, कोविद, विज्ञान विशारद, कलाकार, पंडित, ज्ञानी। कनक नहीं, सोने के लिए नहीं ये लोग चिंता करते कि इनको सोने का सिक्का मिले। अगर आप देखें, कवि है, अगर कोई अच्छा कवि है जो मौलिक रचना करता है, वो किसी के पैसे के लिए नहीं लिखता है। अभी आपने यहां देखा था कि सत्ता और सृजनशीलता का संघर्ष। कवि, कोविद, विज्ञान विशारद, कलाकार, पंडित, ज्ञानी। कनक नहीं, कनक मतलब होता है सोना। कनक नहीं, कल्पना, ज्ञान, उज्जवल चरित्र के अभिमानी। वो किसके अभिमानी होते हैं? कल्पना के, कि मैं मौलिक लिखूं, ज्ञान के, कि मुझे अच्छा ज्ञान हो, और उज्जवल चरित्र, और मेरा चरित्र, मेरा भाल उज्जवल हो, जैसे सूर्य के समान मेरी भी चमक हो। सोने के लिए नहीं कोई पढ़ता कि नहीं कि हमको धन मिल जाए, हमको प्रतिष्ठा मिल जाए, इसकी जरूरत नहीं। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, लेखक भी कवि हैं, साहित्यकार हैं, ध्यान रखना। लेखक कह रहे हैं जब तक इन विभूतियों को संसार नहीं पहचानेगा। किसको किसको साहब? कवि, कोविद, विज्ञान विशारद मतलब वैज्ञानिक जो विज्ञान के जानकार है, कलाकार और पंडित। पंडित मतलब कौन? जिसने जाना है। और ज्ञानी कौन होता है? ज्ञानी जैसे आप भी अगर कुछ अच्छा जानो तो आप भी ज्ञानी हो जाओगे। इनको जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा। मतलब राजाओं से ज्यादा पूज्य इनको बनाना पड़ेगा। राजाओं की क्यों पूजा करते हो? क्योंकि उसके पास तलवार है, शक्ति है। एक शब्द आप बोल नहीं सकते राजा के खिलाफ, नहीं गर्दन उतार ली जाएगी आपकी, है ना। तो यहां आप इस चीज को देखिए कि लेखक समझा रहे हैं कि राजाओं से अधिक इन्हें पूज्य हमें बनाना होगा। तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। जब तक इन्हें सम्मान नहीं देंगे तब तक आग में धरती है और वो अकुलाएगी। अकुलाएगी मतलब बेचैन हो जाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। चाहे जो करना है वो कर लो, लेकिन धरती दुखों से छूट नहीं पाएगी। थकी जीभ समझाकर, मेरी जीभ थक गई समझा समझा कर। गहरी लगी ठेस अभिलाषा को। गहरी ठेस किसको लगी? इच्छाओं को, अभिलाषाओं को। भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड्ग की भाषा को। जो राजा है वो बिना तलवार की भाषा समझता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास तलवार है। तलवार ही तलवार को काट सकती है। आप फूल लेके जाएंगे तो फूल को काट देगा, फूल नीचे गिर जाएगा। परशुराम समझा रहे हैं भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड्ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा। तुम रोकोगे टोकोगे, अगर कोई समर्थ है, कोई शक्तिशाली है, तुम अधिकारी को ही देख लो ना। बड़े लेवल के जो अधिकारी हैं आप उनको रोक तो साहब नहीं सुनेगा। रोक टोक से नहीं सुनेगा, नृप समाज अविचारी है। जो राजाओं का समाज है वो कोई विचार विचार नहीं करता है। ग्रीवाहर निष्ठुर कुठार का यह मदांध अधिकारी है। उसकी ग्रीवा, उसकी जो गर्दन है वो अधिकारी है। किसकी? निष्ठुर कुठार मतलब ऐसी तलवार की जो निष्ठुर हो। मदांध है। हाथी को जब मदिरा पिला दी जाती तो हाथी एकदम मदांध हो जाता था युद्ध में। कभी कभी दूसरे की सेना को कुचलता था और जब गुस्सा आ जाता तो अपने को ही मार देता था। हाथी पहले युद्ध के लिए बहुत अच्छा माना जाता, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी आए तो घोड़े लेकर आए, और जब घोड़े लेकर आए तो हाथियों का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा। हाथी को मार दो, मारना आसान क्योंकि बहुत बड़ा होता था,
सिकंदर लोदी की हार भी इसीलिए हुई थी बाबर के सामने, क्योंकि हाथी बैठ के आया था। बाबर के वहां घोड़े, घुड़सवार, अली कुली बेग सब आए हुए थे, वो सब तीरंदाज थे। मारा एकदम वहीं पे इब्राहिम लोदी धाराशाही। उसके बाद 1.5 लाख की सेना भाग खड़ी हुई। बाबर विजयी रहा, फिर हारा नहीं कभी। बाबर ने भारत में जितनी लड़ाइयां लड़ी वो जीत के ही रहा, हारा और कभी नहीं। जिसको ये पता है जीवन में, बाबर बहुत शिक्षित था और शिक्षित, शिक्षा तो चाहिए ही चाहिए। यहां किसी के पास शिक्षा नहीं है। समाज में आप कुछ भी हासिल करोगे तो इल्म होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। ये जो रचना है रश्मि रथी, इसमें यही सब बातें खोल के रखी गई है कि तुम क्यों कुछ करो, करना क्यों चाहिए हमें। इसीलिए करना चाहिए कि अपने बारे में आपको सोचना है। इसीलिए परशुराम आगे क्या कह रहे हैं, इसीलिए तो मैं कहता हूं अरे ज्ञानियों खड्ग धरो। हे पढ़ने लिखने वालों खड्ग धरो। रामधारी सिंह कह रहे हैं इसीलिए तो मैं कहता हूं अरे ज्ञानियों खड्ग धरो। हर न सका जिसको कोई भी भूखा वह तुम त्रास हरो। इस धरती का जो समस्या कोई नहीं हर पाया, इस धरती की पीड़ा को तुम हरो हे ज्ञानियों। तुम लोग तलवार उठाओ। यहां पे तलवार उठाने का मतलब है कलम उठाने से। कलम उठाओ, बैठ के पढ़ो और धरती का दुख हरो। नित्य कहा करते थे गुरुवर खड्ग महाभयकारी है। हमेशा मेरे गुरुदेव कहते हैं कि खड्ग जो है महाभय, भय नहीं महाभय पैदा करता है। बलबन अपने समय में खुली तलवारों को लेकर चलता आता था। अंगरक्षकों कहे कि दिखाओ, म्यान में तलवार नहीं रखनी है, दिखना चाहिए, गर्दन कभी भी कट सकती है। भय नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। परशुराम कहते हैं लेकिन एक बात ध्यान रखना, खड्ग उठाने का जग में हर व्यक्ति अधिकारी नहीं है, ब्राह्मण उठा सकता। अभी तक क्षत्रिय अगर आप देखेंगे तो भारत का सिस्टम क्या है, जो क्षत्रिय है वो रक्षा करेगा, ब्राह्मण उनको शिक्षा देगा, उसके नीचे वाले उसकी सेवा करेंगे। ठीक है। अब यहां परशुराम एक नई धारणा पैदा कर रहे हैं और वो खुद भी ये चाहते थे। एक बार उन्होंने क्षत्रियों को पूरी धरती से संहारित कर दिया था, समाप्त कर दिया था। फिर जब राम का अवतार हुआ, राम आए जगत में, तो उन्होंने शिव धनुष तोड़ दिया। फिर परशुराम उनसे मिले और जब परशुराम उनसे मिले तो थोड़ा संघर्ष की स्थितियां बनी। तो लक्ष्मण ने कहा ऐसी धनुही तो हम बहुत तोड़ते रहते हैं, परशुराम जी क्यों इतना नाराज होते हैं, ये तो जड़ धनुष सा टूट गया। कहे तू बालक बड़ा वाचाल है, अभी गर्दन उतार लूंगा। फरसा 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर चुका है धरती को। तब फिर प्रभु राम ने ये कहा अभय होय जो तुम्हें डराई। जो अभय होगा वो आपको डरा पाएगा। तब उन्होंने अपना ये कहा ये मेरा जो धनुष है इसे तुम चला कर दिखाओ। ये भगवान विष्णु ने दिया था, राम ने चला दिया। ईश्वर तो हर काल में आया है ना, ईश्वर तो आएगा ही अपने आप को प्रदर्शित और अपने आप को दिखाने के लिए। जब मानवता अकुलाएगी तभी ईश्वर का प्रादुर्भाव होगा। तो यहां परशुराम अब ये कहते हैं कि क्षत्रियों को जो है सबक और उनको सही रास्ते पर लाने के लिए ब्राह्मणों को भी हथियार उठाना होगा। अब क्या कह रहे हैं, अधिकारी कौन है हथियार उठाने का? वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी। हथियार कौन उठा सकता है? कठोर भी हो और कोमल भी हो, दोनों चीजें उसके अंदर हो। ये नहीं कि एकदम कठोर आदमी हथियार उठा लेगा तो कुछ समझेगा नहीं, सबकी गर्दन उतार देगा। कोमलता होनी ही चाहिए। अशोक में कोमलता थी तभी तो उसने कलिंग के महायुद्ध में इतने इतने लाख लोगों को मारा होगा। उसके बाद उसको लगा कि अब नहीं मारूंगा किसी को। कोमलता हृदय के किसी कोने में हर व्यक्ति के है, लेकिन हम उस भावना को उठने नहीं देते। हम अपने अंदर के शैतान को पैदा करते हैं और जब शैतान बढ़ता है तो हमारे अंदर के इंसान को मार देता है।
यहां इस बात को समझा रहे हैं कि हथियार जिसके पास हो उसके पास कोमलता भी होनी चाहिए, जिसमें हो धीरता, वीरता और तपस्या का बल भी हो। धीरज हो वो हथियार उठाए, वीरता हो वो हथियार उठाए, और तपस्या का बल हो, तब करे अपने आप को लगाए सही दिशा में। वीर वही है, अब देखिए वीरता की परिभाषा दे रहे हैं, वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। लेकिन वो कभी मानवता को नहीं भूलता। अगर मानवता के महागुण की सत्ता अगर कोई भूल के हथियार उठाएगा तो एक दिन वो बहुत बड़ा विध्वंस का कारण तो बनेगा ही बनेगा, उसकी भी वैसी स्थिति होगी। हिटलर को स्वयं को गोली मारनी पड़ी, मुसोलिनी को जनता ने इटली में मार मार के मार डाला। ऐसा कोई जन्मा ही नहीं है कि आप एक बार अत्याचार कर दें आपके साथ फिर अत्याचार नहीं होगा। तो यहां यह समझा रहे हैं कि मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता हो। हथियार उठाए लेकिन मानवता के महागुण को ना भूले। सीमित जो रख सके खड्ग को, ऐसा व्यक्ति हो जो सीमित रख सके खड्ग को, पास उसी के आने दो। ऐसे व्यक्ति के पास ही खड्ग जाने दो जो सीमित भी रख सके। ऐसा ना हो कि उसको इतना फैला दे कि पूरी दुनिया के ही खून का प्यासा हो जाए। विप्र जाति के सिवा किसी को भी मत तलवार उठाने दो। परशुराम ने कहा कर्ण से कि विप्र जाति के सिवा कोई बिना अगर ब्राह्मण है, ब्राह्मण के सिवा किसी भी जाति को तलवार उठाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मणों का काम तलवार उठाने का था नहीं, लेकिन आगे चल के क्षत्रियों ने इनसे केवल शंख और गंगा जल छिड़कवाया। तो अब यहां परशुराम के मन में यह है कि अब ऐसा माहौल बने जहां विप्र ही तलवार उठाए और किसी को उठाने ना दो। इसीलिए जब परशुराम आते हैं, जहां वो दरबार हो रहा था सीता स्वयंवर, सारे क्षत्रिय राजाओं के हृदय कांपने लगते हैं। कोई कहीं कांप के गिरता है, कोई कहीं कांप के गिरता है। केवल राम और लक्ष्मण कांपते नहीं। तो यहां इस बात को समझना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कि और थोड़ा और सुन लो। जब जब मैं सर चाप उठाकर करतब कुछ दिखलाता हूं। कर्ण ने कहा कि जब मैं अपने धनुष को उठाता हूं और कुछ करतब दिखलाता हूं, सुनकर आशीर्वाद देव का, मेरे गुरु एकदम फूल के खुश हो जाते हैं। सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूं। परशुराम कहते हैं वाह कर्ण वाह, मजा आ गई। अब कोई शिष्य आज जैसे प्रेम ने बहुत अच्छा आंसर लिखा, मजा आ गई हमको। आंसर कोई बढ़िया लिख दे, मजा आ गई, और क्या है। तो यहां पर जो इनके गुरु हैं वो अच्छा, इनको अच्छा लग रहा है। धन्य धन्य हो जाता हूं। क्या कहते हैं, जियो जियो ऐ वत्य, वीर तुमने कैसा यह मारा। वाह पुत्र वाह, क्या मारा है तुमने। दह उठा वन उधर, जहां तुमने बाण मारा उधर दहक उठा पूरा वन, आग लगने लगी। इधर फूटी निर्झर की झारा, एक तरफ मारा तो आग और एक तरफ मारा पानी। इतनी शक्ति कर्ण में। मैं शंकित था, परशुराम कहते मैं शंकित था, मुझे शंका थी। ब्रह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या। ऐसा न हो जाए कि मैं मरूं और मेरे साथ मेरी वीरता भी मर जाए। जब कोई बहुत वीर होता है ना तो उसको बड़ी शंका होती है, ऐसा ना हो जाए मेरे साथ ही वीरता मर जाए। मैं शंकित था, ब्रह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या। परशुराम की याद विप्र जाति, न जुगा धरती धरेगी क्या। मतलब जो परशुराम की याद है वो विप्र की जो मेरी जाति है, जो मैं ब्राह्मण जाति में जो जन्मा हूं, क्या वो जो मेरी चीजें हैं क्या वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी। क्या मेरे समाप्त होते ही मेरी शिक्षा समाप्त हो जाएगी। लेकिन फिर कहते हैं पाकर तुम्हें, किंतु पाकर
तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल। कर्ण को पा गए तो इन्होंने कहा इस वन में मेरा हृदय शीतल हो गया कि हे ब्राह्मण कुमार। उसको यही जानते ना कि वो ब्राह्मण कुमार है, वो नहीं जानते थे कि वो सूत वंश का है, नहीं जानते थे। तुम अवश्य ढोओगे उसको, मुझ में है जो तेज अनल। मुझे लगता है कि तुम अवश्य ढोओगे जो मुझ में तेज है और मेरा जो अनल है, जो मेरे पास वेग है। तुम दोनों चीज मतलब अपने जो गुरु की ढोओगे, जो मेरे पास जो कुछ भी है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाद कर्ण से ही मैं जाना जाऊंगा। अगर मैं न भी रहा तो कर्ण ही मुझे जो प्रदर्शित करेगा दुनिया में। इतना विश्वास करते थे गुरु। फिर कहते हैं जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे। ऐसी कीर्ति होगी तुम्हारी जिसका क्षय नहीं होगा, कभी कम नहीं होगी कीर्ति तुम्हारी। मन उठता है धिक्कार, जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे। एक बार तुम भी धरती को निःछत्री कर जाओगे। जैसे मैंने क्षत्रियों से विहीन कर दिया था धरती और अपने गुरु को धरती का दान कर दिया था और महेंद्र पर्वत पर रहता था, वैसे ही तुम भी एक दिन इस धरा को क्षत्रियों से विहीन कर दोगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा, क्योंकि तुम्हारे अंदर चरम वीरता का लक्षण दिखता है। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच कुंडल धारी। निश्चय ही तुम ब्राह्मण कुमार हो, क्योंकि तुमने कवच और कुंडल पहन रखा, इसलिए मुझे लगता है। तब कर सकते और पिता माता किसके इतने भारी। इतना बड़ा तप कि तुम्हारे जैसा पुत्र हो, इतना बड़ा तप कोई और नहीं कर सकता है, केवल ब्राह्मण कर सकता है। यहां ब्राह्मण का मतलब आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। ब्रह्म जानते सो ब्राह्मण, जो ईश्वर को जानता है, परम तत्व को जानता है, वो ब्राह्मण है। चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो जो भी हो, ब्रह्म एक ही है। नदियों की धाराएं असंख्य हो सकती हैं, लेकिन स्रोत एक ही है। उसी में सब मिलते हैं। तो न किसी का कपड़ा कोई देख पाता है, न किसी का कोई आचरण देख पाता है। सब एक ही नदी में, एक ही महासागर में सब जाकर मिल जाते हैं। फिर कहते हैं परशुराम, किंतु हाय ब्राह्मण कुमार, सुन प्राण कांपने लगते हैं। मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण कुमार जैसे ही कर्ण को आता है कि मैं जो ब्राह्मण कुमार हूं, इसलिए मेरे गुरु इतनी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उसके मन में अंदर से मन जो है उसका प्राण कांपने लगता है कि अगर मेरी गुरु को पता चला कि मैं ब्राह्मण कुमार नहीं हूं और मैं इनसे शिक्षा लेने आया हूं तो क्या होगा। मन उठता धिक्कार, मेरे मन में धिक्कार उठता है। हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं, मेरे हृदय में ग्लानि आ जाती है, दुख होने लगता है, रोना आ जाता है कि मैं इतना धिक्कार, मैं क्यों अपने जो गुरु को छल रहा हूं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने जो गुरु का प्रेम हासिल कर पा रहा हूं, वो केवल ब्राह्मण के नाते हासिल कर पा रहा हूं, और इससे मुझे अंदर से दुख हो रहा है। और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। कर्ण कह रहा है कि क्या कोई शिष्य ऐसा होगा मेरे तरह से, जिसने अपने अच्छे शिक्षक को, जो गुरु को भी छलने का काम किया होगा। लेकिन मैं ऐसा हूं जिसने छला है अपने गुरु को। फिर क्या कहता है, पर मेरा क्या दोष हाय, मैं और दूसरा क्या करता। पर मेरा क्या दोष है, मैं दूसरा क्या करता। पी सारा अपमान द्रोण के, मैं कैसे पैरों पड़ता। मैं कैसे सारा अपमान पीकर द्रोणाचार्य की पैरों पर पड़ता। और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे। और अगर मैं उनके पैर भी पड़ जाता तो क्या जो गूढ़ शिक्षा थी वो मुझको देते। एक लव्य सा नहीं अंगूठा, क्या वे मेरा कटवाते वे।
क्या मेरा अंगूठा ना कटवा लेते? हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था। अब कर्ण अपने से बात कर रहा। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। जन्मा होता तो सामान्य कीड़े मकोड़े तो रोज जन्म रहे मर रहे हैं, जन्मने के बाद वीर होने पे समस्या है। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। तेरे शरीर पर कवच और कुंडल हैं, फिर भी तू अधम है। अधम क्यों हुआ तू। धस जाए वह देश अतल में, ऐसा देश नीचे धस जाए। गुड़ की जहां नहीं पहचान। अब देखिए देश कैसा होना चाहिए, इसकी बात भी यहां है। धस जाए वह देश अतल में, गुड़ की जहां नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। यहां पर सम्मान ऐसे किसी को नहीं कोई देता। जाति, आपकी गोत्र क्या है, जाति क्या है, उसके आधार पर सम्मान मिलता है। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो। कोई नहीं पूछता है कि तुम कैसे व्रतधारी हो, कैसे अच्छे हो कि नहीं हो, तुम वीर हो, तुम अच्छे व्यक्ति हो, अच्छा चरित्र है तुम्हारा, दानवीर हो, ये कोई नहीं पूछ रहा। सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। सभी यही पूछ रहे हैं कि तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे, मगर हम क्या करें, हम मनुष्य हैं ना, हम क्या करें। जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं। तुम जिस घर में पैदा हुए हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, चाहे जो हो, ये तुम्हारे हाथ में तो है नहीं। यही बात यहां पर कर्ण कह रहा है। चुनना जाति और कुल को अपने बस की तो बात नहीं। चुनना जाति और कुल को अपने बस की तो बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर, ये लाइन बड़ी अच्छी है। अगर कहता हूं, मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर, एक हाथ में भर ले मुट्ठी में, कहीं छीट दे ब्रह्मलोक, कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, जो आपने मुझे बताया था, नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहां आ सकता है। एक साथ भगवान फेंके अलग अलग जगह, तब भी विविध जातियों में ही मनुज यहां आ सकता है। नीचे हैं क्यारियां बनी तो बीज कहां जा सकता है। जब नीचे पूरा खेत तैयार है तो बीज कहां जाएगा। जहां आपने बीज डाला तो वो तो वहीं अंकुरित होगा ना, जहां खेत होगा, परिस्थितियां होंगी। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक है यह बात। ये तो संयोग है कि कौन किस कुल में जन्म लेता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक है यह बात। छोटे कुल पर, छोटे कुल पर, किंतु यहां होते हैं तब भी कितने आघात। लेकिन अगर कोई छोटे कुल में आ जाए तो कितने आघात लोग करते हैं, कितना अपमान करते हैं, कितना सताते हैं। कहते हैं कि हमारे बाप दादाओं के सामने इनके बाप दादा गर्दन झुकाकर खड़े रहते थे। इनकी कमर जो है कमान के तो से टेढ़ी हो गई थी, और ये आंख में आंख गाड़कर हमसे बात करते हैं। बर्दाश्त नहीं होता हमसे ये सब, है कि नहीं। हाय जाति छोटी है तो भी, तो फिर सभी हमारे गुण छोटे। कर्ण कहता है कि हमारी जो जाति छोटी है तो हमारे पास चाहे जितने गुण हो वो सब छोटे ही होंगे। जाति बड़ी तो बड़े बने वे, जाति बड़ी है तो वे बड़े बने हैं। रहे लाख चाहे खोटे, चाहे वो जितने खोटे हों लेकिन वो बड़े ही बने रहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक्चुअल में अभी इसके पहले आप थोड़ा सा लेट हो गए। हमने बताया था कि जो क्षत्रिय राजा थे वो जनता का शोषण करते थे, राज्य का और ज्यादा विस्तार चाहते थे, मदांध थे।
मद में अंधे थे, अभिमान से भरे हुए थे। आपको पता है कि जो परशुराम जी की जो मां थी वो भी क्षत्रिय थी, इसीलिए उन्होंने क्षत्रियों का विनाश भी किया था। बड़ी कहानी लंबी है, फिर कभी बताऊंगा, ठीक है। बस इतना समझो कि वो क्षत्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहते थे। राजाओं के अंदर आमतौर पे बहुत सारे ऐब होते हैं, राजाओं के अंदर, नवाबों के अंदर, जो भी बादशाह रहे, सब में ऐब तो होते ही हैं। धन जब आता है, शक्ति आती है, तो दो तीन चीजें अपने आप आ जाती है। एक मदिरा और बहुत सारी चीजें उसके साथ वो गिफ्ट होती हैं। और अपने आप को रोक वही सकता है जिसके अंदर क्षमता हो, तपस्या का बल हो और दूसरे के कल्याण की भावना हो। आप दूसरे के लिए कुछ अच्छा करके देखो, आप अपने लिए जीना छोड़ दोगे। जिस दिन आप अपने लिए केवल जी रहे हो तो आप कभी समाज के लिए नहीं कर पाओगे। अकबर का नाम क्यों इतना है, अशोक का नाम क्यों इतना है? क्योंकि वो अपने लिए नहीं जिए। जब उनको समझ काम की तो उन्होंने इस पूरी मानवता के लिए जिया। अगर अकबर आज कट्टर होता तो हिंदुस्तान में एक भी हिंदू न बसता। अकबर भी जानता था कि भारतवर्ष में रहने के लिए एक ऐसी नीति होनी चाहिए जो सबको लेकर साथ चले। सुलह होनी चाहिए। यहां आदमी लड़ रहा है, उसको खुद ही नहीं पता है कि क्या कहा गया, कोई कुछ नहीं जानता, सब कहानी बताते हैं। हाँ भैया, ये तो हम भी सोचते हैं उनकी आयु कितनी रही होगी। अब देखो, समय काल परिस्थितियों के अनुसार चीजें जो हैं वो बदलती रहती हैं। आज हम लोग जो हैं बात करेंगे आषाढ़ के एक दिन के जो प्रमुख चरित्र हैं उनकी विशेषताओं पर, कि आषाढ़ के एक दिन में कौन कौन से प्रमुख चरित्र हैं। जो भाषा शैली हो गई थी, ठीक है। आषाढ़ के आषाढ़ का एक दिन के प्रमुख पात्र, थोड़ा सा एक इन पे हम एक विश्लेषण करेंगे कि प्रमुख पात्र कौन कौन हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। कालिदास, मल्लिका, विलोम, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। मतलब कालिदास की जीवनी काल्पनिक नहीं है, ऐतिहासिक है। मतलब अगर आप देखोगे तो कालिदास का जो समय है वो गुप्तों के समय में, ठीक है। ये नवरत्न में भी थे गुप्तों में। और दूसरी बात ये है कि जो इसमें आधार बनाया गया है, कालिदास वर्तमान मानव का प्रतीक है। यहाँ ऐतिहासिक आवरण लिया गया है कालिदास के नाम पर। जो समस्याएं दिखाई गई हैं कालिदास के ऊपर, या जो समस्याएं, वो आज के मानव की समस्या है। समझ गए बात? सब जगह एक्चुअल में सब अलग अलग जगह अलग अलग बातें हैं। अगर मतभेद हैं तो इतनी रचनाएं कहाँ से मिली, ये भी एक समस्या है। इतिहास है, इतिहास तो वैसे भी हम भी पढ़ाते हैं। अलग अलग बातें, इतिहासकार जो हैं इतने मत हैं, उन मतों में आपको एक बात मानना पड़ेगा कि कालिदास ऐतिहासिक पुरुष हैं। और ऐतिहासिक पुरुष के साथ साथ एक भारत के बहुत ही बेहतर कवि, बेहतर से भी बेहतर। मतलब कुछ लोग ये कहते हैं, यूरोप के जब लोग आए तो कहते हैं कि कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। जो विलियम शेक्सपियर आपके यूरोप में हैं वैसे हैं, लेकिन ये बात अपने आप में बहुत हल्की है। विलियम शेक्सपियर कालिदास के सामने बच्चे हैं, शिशु, छोटे से,
क्योंकि अंग्रेज हमारे यहाँ शासन कर रहे थे तो उन्होंने हमारी हर चीज को छोटा करके आकलन किया। कालिदास कालिदास हैं, एक रचना के सामने विलियम शेक्सपियर जो है बह जाएंगे, इतना है पानी। केवल आधार लेकर लिखा है मोहन राकेश ने तो पूरा माहौल बना दिया। समझ रहे हो नहीं? इसीलिए भारत के इतिहास पर आप देखो ना, अंग्रेजों ने बहुत आक्षेप किए हैं। अंग्रेज कहते हैं कि जो भारत का जो समुद्रगुप्त है वो नेपोलियन के समान है। ये कहा है कि भारत के समुद्रगुप्त को हम नेपोलियन के जैसा मान सकते हैं। ये भी गलत धारणा है। नेपोलियन हारा, इसके पहले भी मैंने आपको बताया, नेपोलियन दो बार हार गया, समुद्रगुप्त एक भी जगह नहीं हारा। कैसे ये आप तुलनाएं कर रहे हैं भाई? ये तुलनाएं केवल इसलिए हो रहा है कि भारत के अतीत के जो लोग हैं वो हमसे हल्के थे। हाँ ठीक है, वो वीर थे लेकिन हमारे वीरों से थोड़ा नीचे। अगर हम ये बता देंगे कि हमारे वीरों से ऊपर है तो आप हमारे अंतर्गत क्यों रहेंगे, जो गुलाम क्यों रहेंगे? ठीक है, यहां आप देखिए सबसे पहले कालिदास के बारे में। कालिदास को अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग ये कहते हैं कि कालिदास का जो चरित्र है उसमें ऐतिहासिकता जो है उसकी यहां इस नाटक में खंडित हो जाती है। मतलब वो जैसा इतिहास में चरित्र है वैसा यहां पर नहीं दिखाई देता। इसके अलावा इस नाटक में एक बात यह भी उठती है कि मल्लिका और जो विलोम का संबंध अनैतिक है। क्या संबंध है, क्या इसे नाम दिया जाए, ये नाम नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद फिर मल्लिका वैश्या बन जाती है, फिर वो अभाव में एक संतान को जन्म देती है। तो क्या ये मल्लिका के जो उसकी अपनी जो संभावनाएं हैं, जो गरिमा है, उसके अनुकूल है क्या? कुछ आलोचक आरोप लगा रहे हैं, ध्यान से सुनते जाओ। पहला आरोप क्या है? कालिदास के चरित्र में ऐतिहासिकता खंडित हो रही है। कालिदास के चरित्र में ऐतिहासिकता खंडित हो रही है। अभी आगे चल के हम पूरी इसकी चर्चा ही करेंगे कि कालिदास के चरित्र में ऐतिहासिकता क्यों खंडित हुई यहां पर। क्योंकि कालिदास केवल अतीत को ही तो नहीं दिखा रहा है, वो वर्तमान को भी दिखा रहा है और आने वाले भविष्य में भारत कैसा होगा उसको भी दिखा रहा है। इसीलिए हिंदी साहित्य में वो रचनाएं बड़ी महान हो जाती हैं जो अपने काल से बंधी हुई ना हो, अपने काल से आगे की बात करती हो, काल को छोड़कर अगले काल में पहुंच जाती हो। जैसे हम लोग जब गोदान पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये देखा था कि गोदान में जो होरी है, होरी की समस्या केवल उसके काल की समस्या नहीं, आज के समय में भी जो किसान है उसके पास भी वही समस्या है। गांव का किसान एक छोटी सी गाय के लिए, अपने खेत के उत्पादन के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसी के लिए है समस्या में। और उसको कुछ नहीं चाहिए सरकार से, थोड़ा सहयोग चाहिए कि वो अच्छी से अपनी खेती कर पाए। नहीं, देखो यहां पर दो तरीके की बातें हैं। जिनके पास 1 हेक्टेयर से नीचे की जमीन है वो किसान, छोटे किसान है, वो वास्तव में गरीब है। अभी आप चले जाइए जो बिहार में, आप चले जाइए पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो आपको जो गरीबी क्या होती है वो आपको दिख जाएगी। क्योंकि मैं पूरा वो घुमा हूं, आप चले जाइए जो विदर्भ में, तो आपको समझ में आएगा। तो समस्याएं आज भी हैं, बस समाधान ढूंढने का भी प्रयास हो रहा है। ठीक है, तो यहां एक समस्या क्या है कि कालिदास के चरित्र में ऐतिहासिकता खंडित होती है। दूसरा, मल्लिका और जो विलोम का संबंध है वो अनैतिक है। ये भी कुछ आरोप लगाए जाते हैं कि मल्लिका और विलोम का संबंध अनैतिक है।
आरोप है, अभी मैं इसका उत्तर भी दूंगा आपको, क्या आरोप है और क्या ये आरोप तो किसी के ऊपर कोई किसी पे लगा दे, ठीक है। इसके अलावा मल्लिका का वैश्या बनना, इस बात को भी लोग कहते हैं, और उसका एक संतान को जन्म देना। इसके अलावा एक बात यह है कि जो मल्लिका और विलोम का संबंध क्या है, यह भी एक समस्या है। इन दोनों का संबंध क्या है, लेकिन आप देखेंगे तो इस नाटक में इसका जवाब है, इस नाटक में इसका जवाब है कि संबंध क्या है, ठीक है। अब आप देखेंगे ये जो आरोप लगाए गए हैं ये थोड़े बहुत आधारों पर तो आपको ठीक लगेंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे नाटक को अच्छे से तो आपको समझ में आएगा कि मल्लिका जो है वो वैश्या हो चुकी है, इसके संकेत दे दिए गए हैं। और जब वो ये बोलती है कि मैंने अपना नाम खोकर विशेषण उपार्जित किया है, तो ये कथन स्पष्ट करता है कि उसने अपना रूप जो है चेंज कर दिया है। इसके अलावा एक शब्द आता है वारंगना, वारंगना का मतलब ही वैश्या होता है। तो नाटक में जवाब आ जाता है कि इसका और इसका संबंध क्या है, अपने आप जवाब दिया गया है, ठीक है। अगर आप देखें तो कालिदास के चरित्र को अगर हम देखें सबसे पहले, तो हमें इस नाटक में ये एक तो इस नाटक का जो नायक है वो, और हिंदी नाटक की परंपरा में जो नायकों की परंपरा है, जो नायकों का एक रूप है, कालिदास में हम देखते हैं। तो आधुनिक समय में जो हमारे सामने जो समस्याएं हैं, उन्हीं समस्याओं को कालिदास के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कैसे? अगर आप देखेंगे कि ऐतिहासिक आवरण में केवल उसको नहीं रखा गया है कि वो इतिहास में ऐसा करता था, ये है, उसके माध्यम से कई समस्याएं दिखाई गई। जैसे अगर आप ये मानो कि नायक का मतलब क्या होता है भारत में, इसका मतलब ये होता है कि नायक उच्च कुल का हो, भद्र हो, इसके अलावा उसके अंदर धीरोदात्त मतलब धैर्य हो, वीरता हो, और मन क्रम वचन की एकता हो, जो वो कहता हो वही करता हो। यही नायक की परिभाषा है। अगर बोल दिया तो बोल दिया। लेकिन जब इसके अंदर आप देखोगे कालिदास के अंदर, तो ये चीज नहीं दिखेगी, क्योंकि कालिदास मल्लिका को बोल कर जाता है फिर भी नहीं आता। तो जो भारतीय परंपरा में जो नायक के अंदर हर चीज मानी गई है, वो भी आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये धीरोदात्त भी नहीं है, जो नायक की परिभाषा है उस पर भी नहीं आता। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसके अंदर अंतः संघर्ष भरा हुआ है, और पूरे जीवन भर ये संघर्ष कर रहा है। मतलब अंतः संघर्ष मतलब अंदर, इसके भीतरी संघर्ष। अंतर द्वंद्व तो होता ही है, एक अंतर्द्वंद तो होता ही, एक अंतः संघर्ष भी होता है। भीतर हमेशा इसके संघर्ष चलता है, पूरा जीवन ही अंतः संघर्ष से भरा हुआ है। द्वंद्व तो यह है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, मैं अच्छा क्या मानता हूं, मैं अच्छा मेरे नजरिए से क्या है, वो अंतर्द्वंद हो गया। अंतः संघर्ष मतलब पूरे जीवन भर वो संघर्ष कर रहा है अपने आप। लेकिन जो असली नायक होगा वो अंदर के संघर्ष से ज्यादा बाहर का संघर्ष करेगा, ये चीज दिखाई देगी। इसके अलावा जो इसका व्यक्तित्व है वो विखंडित है। इसका व्यक्तित्व कैसा है? व्यक्तित्व जो विखंडित है, इसका मतलब क्या है? अप्रामाणिक है व्यक्तित्व। अप्रामाणिक का मतलब क्या हुआ कि इसका निर्णय ही इसके ऊपर हावी हो गया। मल्लिका के कहने पर सम्मान लेने गया,
फिर सम्मान लेते लेते वहां पर इसको ये समझ में आया कि आगे के अवसर और हैं, तो वहां उसने राजकुमारी से विवाह करने का जो प्रस्ताव आया उसको स्वीकार कर लिया। फिर उसके बाद जो कश्मीर का वो राजा बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। फिर धीरे धीरे इसका अपना जीवन ही विखंडित होने लगता है, इसका व्यक्तित्व ही विखंडित हो जाता है। आ ही जाता है, आमतौर पे सब में आ जाता है, केवल इनमें ही नहीं आता। आपके पास भी आ जाएगा, यहां पे जितने लोग बैठे सब में आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम देखें तो यहां ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनके कारण कालिदास का जो व्यक्तित्व है वो संश्लिष्ट व्यक्तित्व हो गया है। मतलब संश्लिष्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा और बुरा, मतलब अच्छाई और जो बुराई का वो एक पिंड हो गया है, हर चीज है उसके अंदर। ऐसा नहीं दिख रहा है कि केवल अच्छा है, और आमतौर पर मानो ऐसा ही है। जब रचना हमारे खुद से जुड़ती है इसका मतलब वो ठीक है। आपको हीरो टाइप का आदमी, जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया था कि सिंदबाद जहाजी तलवार लेके चला, कुछ भी कर दिया, किसी को कुछ भी कर देता था, आसमान पे भी जो तलवार से ही ऊपर चढ़ गया, ये होता नहीं है। तो ऐसी रचनाएं केवल उत्साह के लिए, मनोरंजन के लिए हो सकती है। रचना वो होती है जो हमें अपने अंदर झांकने के लिए विवश कर दे। ये हम देखें तो कालिदास में ये चीज आपको दिखाई देगी। अगर आप अस्तित्ववाद के जो दर्शन के हिसाब से देखें तो कालिदास का चरित्र इस नाटक में बहुत कमजोर है। स्थितियों के अनुसार ही उसका चरित्र आगे बढ़ता है, जैसे स्थितियां होती हैं वैसा ही वो काम करता है। एक उदाहरण आता है कि मुझे विश्वास था कि मैं एक दिन स्थितियों को अपने बस में कर लूंगा, किंतु मैं ही स्थितियों से चालित होता गया। हर व्यक्ति कहता है कि आज स्थिति बदलेगी तब पढ़ूंगा, स्थिति ही नहीं कभी जीवन बदलती। क्या करेंगे हम भाई? स्थितियों को ही बदलने के लिए हर काम करना पड़ता है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब पेपर बांटते थे, अब ये सोचते कि स्थिति बदलेगी तब ये काम छोड़ूंगा तो दूसरा काम पढ़, तो हो गया जिंदगी, कुछ न कर पाते। स्थितियां आपको अपने आप बदलनी पड़ती है, लेकिन यहां कालिदास सोचता था कि स्थितियां जो हैं वो बदलेंगी और एक दिन स्थितियों को मैं संभाल लूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आप अंत में जाके देखेंगे तो इस कालिदास को ना आप अच्छा मान सकते हो न बुरा मान सकते हो। अंत में जब ये नाटक समाप्त होता है तो इसे आप सुखमय तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि सुख के साथ समाप्त हुआ। इस नाटक में दुख आपको दिखाई देगा, विषाद दिखाई देगा, गहरी पीड़ा दिखाई देगी, और नायक अपनी अंतिम परिणति में एक ट्रेजिक हीरो की तरह से, जो यूरोप में होता है, सब कुछ हारा हुआ है, सब कुछ लेकिन मिला कुछ नहीं, जीत कर भी हार गया और हार कर भी हार गया, हारा हुआ, बिल्कुल हारा हुआ आपको कालिदास दिखाई देगा। क्योंकि वो ये कहता है मल्लिका से कि अब हम शुरुआत करते हैं अथ से। अथ से मतलब आरंभ से। वो आता है जब वापस तो कहता है मल्लिका हम अब फिर से शुरू करेंगे, लेकिन अंदर एक जो बच्ची सोई हुई है इसकी जानकारी कालिदास को नहीं है। लेकिन अचानक ही बच्ची की रोने की आवाज आती, तब कालिदास लगता है ये बच्ची कहां से आ गई? तुम तो अभी शुरू करने आए हो, उसका जीवन आगे बढ़ चुका है। तो नायकत्व और खलनायकत्व दोनों ही यहां आपको दिखाई दे रहा है इनमें। ना ये पूरी तरह से हीरो हैं, ना ये पूरी तरह से विलन है। ठीक है। अगर हम बात करें जो मल्लिका के चरित्र की, तो मल्लिका में क्या है? अगर आप देखेंगे तो नायिका प्रधान हीरोइन जहां जो प्रभावशाली भूमिका में हो, तो ऐसी रचनाएं आपको कम दिखाई देंगी। भारत में भी नहीं दिखती हैं और ना यूरोप में दिखती हैं। लेकिन जब आधुनिक काल, आजादी के बाद देखेंगे आप, भारत में धीरे धीरे नायिकाओं को अच्छा महत्व मिलने लगा,
उनको महत्व दिया गया। क्यों? क्योंकि हमारे सामाजिक जीवन और हमारे आर्थिक जीवन में उनकी भूमिका बढ़ने लगी, और धीरे धीरे जब उनकी भूमिकाएं बढ़ने लगी तो नायिकाओं को महत्व मिला। भारतेंदु हरिश्चंद्र में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एक नाटक लिखा, नील देवी। तो ये इनिशियल स्टेज था जहां पर नायिकाओं को महत्व दिया जा रहा था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जयशंकर प्रसाद भी नायिकाओं को केंद्र में रखते थे, और उन्होंने भी कुछ ऐसे नाटक लिखे जैसे ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, तो यहां पर भी एक नायिका को ही महत्व दिया गया। और जब राष्ट्रीय आंदोलन चला भारत में तो उसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के भागीदारी करने वाली लगी। जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो महिलाओं को आप देखेंगे हर जगह वो आगे बढ़कर शामिल हुई। हर जगह आपको दिखेंगे, जैसे आपको वो जो बीना दास दिखाई देगी, कल्पना दत्त दिखाई देंगी, ठीक है, शांति घोष दिखाई देंगी, ठीक है, वो झांसी की रानी तो दिखेंगी। ये तो मैं आधुनिक भारत की बात बता रहा हूं, जो आजादी के समय जो महिलाएं जो थी। तो यहां आप देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती चली गई। मोहन राकेश जब लिख रहे थे उस समय देश को आजादी वो मिल चुकी थी, 1958 में रचना लिखी गई, और इस समय नारी और पुरुष में बराबरी का मुद्दा चल रहा था। आमतौर पे मुद्दा हमेशा ही चलता रहता है कि हम बड़े कि तुम बड़े। आज के समय तो हर महिला पहले अपने अधिकार की बात ज्यादा हो रही है, तो नारी पुरुष में अधिकार का मुद्दा चल रहा था। इसीलिए इस रचना में अगर आप देखेंगे तो मोहन राकेश ने मल्लिका के माध्यम से नायिका को केंद्र में रखने का प्रयास किया है। इसके अलावा भी मोहन राकेश अन्य रचनाएं भी करते हैं, जैसे एक रचना उन्होंने किया लहरों के राजहंस, उसमें भी जो नायिका उसका नाम है सुंदरी। इसके अलावा एक और उनका नाटक है आधे अधूरे, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि महेंद्र नाथ और उनकी पत्नी थी सावित्री। तो यहां भी आप देखेंगे कि जो मल्लिका जो है वो नाटक के केंद्र में है। सारी कहानी उन्हीं से बनती और उन्हीं पे बिगड़ती है कि नहीं? अब देखो आप कि जो मल्लिका का चरित्र है वो कैसा है। मल्लिका के अंदर वो सारे गुण आपको दिखाई देंगे जो एक नायक के अंदर होने चाहिए। वो धीर है, गंभीर है, और अपने प्रेम के प्रति उसके अंदर हर चीज त्यागने का भाव है। लेकिन अगर हम ये देखें, वो कुलीन नहीं है, अच्छे कुल की नहीं है, न उच्च वर्ग की है, न उसे वो राष्ट्र के लिए कोई बहुत बड़ा जो बलिदान करना, ये सब उसको नहीं करना है। क्या करती है वो अपने मूल्यों पर अडिग रहती है। जो उसने निर्णय ले लिया उस निर्णय पर अडिग है। वो किसी दबाव लालच के आगे झुकती नहीं है। कोई दबाव, कोई लालच उसको नहीं झुका पाता। वो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए अपने प्रेमी को पीछे नहीं करती, उसकी इच्छाओं का वो दमन नहीं करती, अपनी इच्छाओं के लिए अपने प्रेम को नहीं रोकती। ये आप देखेंगे, अगर वो चाहती कालिदास राज्य न जा पाते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कालिदास को जाने दिया और अपनी इच्छाओं का दमन किया। ठीक है? और जब कोई किसी से इश्क में होता है, प्रेम में होता है, तो कुछ भी लेने का भाव ना हो। तो मल्लिका के अंदर यही बात है कि वो कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहती कालिदास से, सब कुछ छोड़ने का विश्वास रखती है, और यही सारे गुण उसे औदात्य प्रदान करते हैं, उसे शक्ति प्रदान करते हैं, उसे मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा और क्या है? जितने भी पात्र हैं इस नाटक में, चाहे वो कालिदास हो, विलोम हो, मातुल हो, दंतुल हो, अंबिका हो, सब में आप दिखाई देगा, आपको आत्मसंघर्ष दिखाई देगा। सबके अंदर एक विचलन दिखाई देगा कि कोई एक जगह स्थिर नहीं खड़ा है। और सबके अंदर एक चीज और दिखाई देगी, कभी कोई आपको बहुत अच्छा दिखने लगेगा, कोई आपको कभी बहुत खराब दिखने लगेगा। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो मल्लिका के अंदर ऐसा नहीं है। मल्लिका एक अच्छे चरित्र के रूप में है,
स्वच्छंद है, मुक्त होकर रहना चाहती है। और ये जो मुक्ति की बात कर रही है, और यहां अगर आप देखें तो ये उसे एक अच्छे चरित्र के रूप में स्थापित करती है। उसके अंदर हलन चलन नहीं है। हलन चलन मतलब क्या होता है? अगर आपने किसी को अपना स्वीकार कर लिया तो फिर इधर उधर मत करिए। मल्लिका के अंदर ये बिल्कुल नहीं है। कालिदास के अंदर है, तो तभी तो उसने राजकुमारी से विवाह किया। अब आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा, मल्लिका कालिदास को छोड़ इधर उधर नहीं कर रही है, लेकिन कालिदास को आप देखते हैं तो उसके अंदर हलन चलन है, विचलन है। इसलिए जो मल्लिका का चरित्र आपको अच्छा दिखाई देगा। इसके अलावा जो भी उसने अपने जीवन में निर्णय लिए वो परिस्थितियों के अनुसार लिए। अगर आप देखें तो जो विलोम के साथ उसका संबंध है, उसको देखकर आप ये कह सकते हैं कि उसके जीवन में कुछ विचलन दिखाई देता है, लेकिन ये भी विचलन स्थितियों के खराब होने के कारण है। जीवन जीने का ही संकट है, और जब जीवन जीने का संकट हो तो वहां कोई निर्णय ले सकता है। इस आधार पे ये आप नहीं कह सकते हैं कि मल्लिका का जो जीवन है वो अच्छा नहीं है, उसमें कोई अच्छाई नहीं है। उसने निर्णय लिया केवल अपने जीवन जीने के संकट के कारण, कि विलोम का साथ। इसके अतिरिक्त और क्या दिखाई देता है? यहां जो मल्लिका है वो छायावादी जो नारी पात्र हैं उसी समान दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? छायावादी नारी पात्र। छायावादी नारी पात्र का मतलब क्या है? सब कुछ छोड़ देने का भाव, कुछ भी लेना नहीं मुझे। अगर हमने किसी से प्रेम किया तो हमें कुछ चाहिए नहीं, हम कुछ लेना नहीं चाहते, केवल देने का भाव है। तो मैं अक्सर कहता हूं ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है पार। तो इश्क करना आसान नहीं है, कायर लोगों का काम नहीं है। कायर लोग जो हैं वो इस काम में बिल्कुल ना पड़े, इस पे यही सावधानी है। तो यहां आप देखेंगे ये चीज है। कुल मिलाकर आप ये बात स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इस पूरे नाटक में जो भी चरित्र है, सबसे ज्यादा प्रभाव, सबसे ज्यादा जो अपनी आभा, सबसे ज्यादा जो अपना रंग बिखेर पाती है वो पात्र है मल्लिका, जिसको पढ़ने के बाद कई दिनों तक पाठक उसके बारे में सोचता रहता है कि मल्लिका ने आखिर ऐसा क्यों किया। यह है इसका प्रभाव। ठीक है। अब विलोम, विलोम भी खतरनाक व्यक्ति है। इसमें एक प्रश्न है कि विलोम क्या है। आपके उसमें है नाटक में, आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास, और कालिदास एक सफल विलोम। इस कथन के आधार पर आषाढ़ का एक दिन के चरित्र योजना का मूल्यांकन करें, यह भी प्रश्न आ सकता है। इसको लिख लो, एक प्रश्न बनाओ, विलोम क्या है। बहुत छोटी डायरी लेकर आते हैं आप। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हो गया? प्रश्न लिख लिया? विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। अभी बता रहे हैं। इस कथन के आलोक पर, इस कथन के आलोक पर या इस कथन के आधार पर आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन के चरित्र योजनाओं पर चरित्र योजनाओं पर प्रकाश डालिए।
इसका उत्तर लिखना। आ सकता है ये इसका, इस पूरे जो नाटक है इसका एक सूत्र वाक्य है और इसके माध्यम से लेखक ने बहुत कुछ प्रस्तुत किया है। आप एक चीज समझो, यहां पर विलोम को अगर मल्लिका की भावनाएं मिली होती तो विलोम भी कालिदास हो गया होता। कालिदास इसलिए कालिदास हो गया कि मल्लिका की भावना भी उसको मिली है, मल्लिका का प्रेम भी मिला है। इसीलिए जब विलोम लिखता है तो उसकी कविताओं में कोई बात नहीं है, चिड़चिड़ापन दिखता है, अलगावपन दिखता है, मजा सा उसको कुछ नहीं आता है। मल्लिका उसके साथ है भी फिर भी नहीं है। असफल क्यों है विलोम? क्योंकि भावनाएं नहीं है उसके पास। कालिदास क्यों सफल है? क्योंकि उसके पास भावनाएं हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो कभी कभी बहुत अच्छा व्यक्ति जब लिखता है तो वो प्रेम में जरूर डूबा होता है, और जब वो प्रेम में डूबा होता है तो आप देखिए इस बार आंसर इन्होंने बहुत अच्छा लिखा, क्योंकि ये प्रेम में डूबे हुए व्यक्ति हैं। तो ये बहुत अच्छा जब आदमी बहुत अच्छे तरीके से लिखना शुरू कर दे तो इसका मतलब ये है कि अब उसको कुछ समझ में आ रहा है। हम पहले दिन से किसी के व्यक्तित्व को देखकर बता दें कि उसका किस विषय में बहुत ज्यादा मन लगेगा। ठीक है, तो यहां ये है मामला। इसका उत्तर लिखो। अभी उसी को बता रहा हूं, थोड़ा सा लिख लो तो बताता हूं कि विलोम में भी नायकत्व है। हीरो वही, असली हीरो तो वही है। कुछ नहीं था लेकिन उसे सपोर्ट लेडीजों का मिला, हाँ ठीक है, लिखो। विलोम क्या है? अरे भैया फिर से लिख लो उत्तर में, इसको एक्सप्लेन करेंगे ना। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास, और कालिदास एक सफल विलोम। इस नाटक का यह बीज वाक्य है, इस नाटक का यह बीज वाक्य है जिसमें लेखक ने संपूर्ण बात को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस कथन के माध्यम से उन्होंने यह दिखाने का कार्य किया है, इस कथन के माध्यम से उन्होंने यह दिखाने का कार्य किया है कि किसी भी मनुष्य की पहचान, यह दिखाने का कार्य किया है कि किसी भी मनुष्य की पहचान जिन गुणों या अवगुणों से होती है, किसी भी मनुष्य की पहचान जिन गुणों या अवगुणों से होती है, वे उसकी निजी संपत्ति न होकर, उसकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से संबंधित होती है। उसकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों से संबंधित होती है। इसका मतलब समझ पाए क्या? जैसे अरस्तु कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यहां ये कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य जिसकी पहचान उसके अच्छे गुणों से या अवगुणों से जब भी होती है तो वो उसकी केवल अपनी निजी संपत्ति नहीं होती, वो संपत्ति अगर देखेंगे तो उसके सामाजिक स्थितियों से उपजती है, उसके आर्थिक स्थितियों से उपजती है। इन दोनों का मिला जुला आधार ही हमारे अंदर वो परिस्थितियां, वैसा भाव, वैसा मूल्य पैदा करता है।
कालिदास इसलिए कालिदास है क्योंकि उसको मल्लिका भी मिली है और उसको हर प्रकार का सहयोग भी मिला। तो हमें इस बात को समझना है। अगला पॉइंट बनाओ। कालिदास और विलोम में, कालिदास और विलोम में बहुत सारी समानताएं हैं और कई विषमताएं भी हैं, कई विषमताएं भी हैं। एक दृष्टि से देखें, एक दृष्टि से देखें तो, एक दृष्टि से देखें तो कालिदास इस नाटक का नायक है, कालिदास इस नाटक का नायक है और विलोम खलनायक। जब पाठक, पाठक मतलब जो पढ़ने वाला, जब पाठक रचना को यह मानकर पढ़ता है, यह मानकर पढ़ता है, तो विलोम का यह वाक्य, तो विलोम का यह वाक्य अचानक उसे दुविधा में डाल देता है, अचानक उसे दुविधा में डाल देता है और दोनों की समानताओं पर सोचने के लिए, और दोनों की समानताओं पर सोचने के लिए विवश कर देता है। अब एक मिनट रुको, इसका मतलब समझ पाए क्या? ये कथन विलोम का है। विलोम ही कथन ये बोलता है कि विलोम क्या है? तुम मुझे पूछते हो मैं क्या हूं, मुझको खलनायक मान के देखते हो क्या? तो कहता है कि मैं एक असफल कालिदास हूं, केवल मैं भी कविता ही लिखता हूं, लेकिन भावना नहीं थी, नहीं तो मैं भी हिट हो गया होता फिल्म में। और जिसके पास भावना थी वो तो घूम रहा है कालिदास बन के। कालिदास क्या है? एक सफल विलोम है। मेरी संभावना थी मल्लिका, लेकिन मेरी संभावना मुझे न मिली, वो संभावनाएं किसी और के पक्ष में है। तो जो साहित्य का सृजन है वो उधर ही हुआ। तो मैं वही हूं, एक असफल कालिदास। कालिदास कौन है? एक सफल विलोम है। भाई कौन है विलोम? एक असफल कालिदास है ना। अगर वो सफल हो जाता तो वो भी वैसा ही हो जाता कालिदास जैसा, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट बनाइए। विलोम का व्यवसाय क्या है यह इस रचना में स्पष्ट नहीं है। विलोम का व्यवसाय क्या है यह इस रचना में स्पष्ट नहीं है, किंतु वह छंदों की रचना करता है, किंतु वह छंदों की रचना करता है, इसकी सूचना हमें नाटक में मिलती है। इसके अलावा नाटक के शुरुआत में ही ऐसे संकेत मिलते हैं, इसके अलावा नाटक की शुरुआत में ही ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे यह पता चलता है, जिससे यह पता चलता है कि विलोम मल्लिका से प्रेम करता है, विलोम मल्लिका से प्रेम करता है और उसका साथ चाहता है।
ठीक है, आगे लिखिए। कालिदास के अंदर भी यही दोनों पक्ष हमें दिखाई देते हैं। कालिदास के अंदर भी यही दोनों पक्ष हमें दिखाई देते हैं। पहला छंदों का अभ्यास और मल्लिका का साथ। छंदों का अभ्यास और मल्लिका का साथ। अगला पॉइंट, कालिदास की इच्छाएं, कालिदास और जो विलोम, ऐसे लिख दो, कालिदास और विलोम की इच्छाएं एक समान हैं। कालिदास और विलोम की इच्छाएं एक समान हैं, लेकिन उनकी नियति अलग अलग है। लेकिन उनकी नियति अलग अलग है। क्या होता है नियति? भाग्य, मतलब उन दोनों के भाग्य अलग अलग हैं। उनके मतलब ये होता है कि लोग कहते हैं किस्मत, आप ये कह सकते हो, भाग्य कह सकते हो, कि उनके जीवन में जो होना है वो अलग अलग है। दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति ने एक साथ खेत तैयार किए और दोनों ने बीज डाला। एक के खेत में बड़ा अच्छा हो गया, एक के खेत में कुछ हुआ ही नहीं। तो किस्मत हो गई, नियति हो गई। दोनों की नियति अलग अलग है। दोनों ही तो प्रेम करते हैं, दोनों छंदों की रचना करते हैं। आगे देखिए फिर क्या है, थोड़ा लिखो आगे। जहां कालिदास को मल्लिका का प्रेम सहज रूप से प्राप्त होता है, जहां कालिदास को मल्लिका का प्रेम सहज रूप से प्राप्त होता है, सहज रूप से प्राप्त होता है, वो भी इतना सहज रूप में, वो भी इतना सहज रूप में जहां मल्लिका का महत्व भी बहुत ज्यादा कालिदास नहीं देता। जहां मल्लिका को बहुत ज्यादा महत्व भी कालिदास नहीं देता। इतना ज्यादा सहजता से उसको प्रेम मिला है कि उसको वो बहुत ज्यादा कुछ महत्व नहीं देता, लेकिन मल्लिका जो है उसको इतना महत्व देती है, पूछिए मत। हाँ, यदि ऐसे देखा जाए, तो कालिदास को मल्लिका का भावनात्मक सहयोग मिल रहा था। कालिदास को मल्लिका का भावनात्मक सहयोग मिल रहा था, इसलिए उसकी कविताओं में भावनाओं तथा अनुभूतियों को महत्व मिलता है। इसलिए उसकी कविताओं में भावनाओं तथा अनुभूतियों को महत्व मिलता है। जो कालिदास की कविताओं को महान बना देता है। जो कालिदास की कविताओं को महान बना देता है। क्या क्लियर है? कालिदास इसलिए महान बनता है क्योंकि उसके साथ भावनात्मक मतलब भावनाओं के रूप में मल्लिका खुद खड़ी है। और जब भावनाएं हमारे साथ खुद खड़ी होती है तो फिर हमारी जो कविता होती है उसमें अनुभूतियां आती हैं, जो हमने अनुभव किया, उन अनुभूतियों को आप प्रस्तुत कर पाते हैं। उनकी एक उष्मा होती है, गर्मी होती है, और जब लेखक पढ़ेगा तो उसको मजा आएगा ही आएगा। या जो पाठक है, जब उसके सामने कोई रचना आएगी तो उसे अच्छा लगेगा। ठीक है,
तो यहां पर ये चीज है, अगला पॉइंट बनाइए। वहीं दूसरी तरफ विलोम की स्थितियां अलग है, वहीं दूसरी तरफ विलोम की स्थितियां अलग है। वह मल्लिका का साथ चाहता है, वह मल्लिका का साथ चाहता है जो उसे उपलब्ध नहीं। साथ का मतलब क्या होता है? साहचर्य, मतलब एक साथ रहे, प्रेम से रहे, साथ चाहता है जो उपलब्ध नहीं। व्यक्ति को जो उपलब्ध नहीं होता, व्यक्ति को जो उपलब्ध नहीं होता वह उसके लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। व्यक्ति को जो उपलब्ध नहीं होता वह उसके लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह अनुपलब्धि, और यह अनुपलब्धि किसकी अनुपलब्धि? मल्लिका की, जो उसको मल्लिका नहीं मिली। और यह अनुपलब्धि विलोम को कुंठाग्रस्त बना देती है। यह अनुपलब्धि विलोम को कुंठाग्रस्त बना देती है। कुंठाग्रस्त मतलब हमेशा परेशान रहना, किसी को अच्छा न समझना, निराश रहना। कुंठाग्रस्त का मतलब होता है कि हमेशा जो जो निराशा से भरा रहे, कुछ नहीं यार, कुछ हो ही नहीं रहा है, जीवन बेकार है, जीने का कोई अर्थ ही नहीं है, जब उसने मना कर दिया क्या मैं करूंगा। तो अब फिर ये जब आप ऐसा सोचोगे, फिर जब छंद आप लिखोगे तो उसमें भी वही चीज दिखेगी। आगे लिखो थोड़ा। इसीलिए विलोम के छंदों में हमें अनुभूति और भावना नहीं दिखाई देती। इसीलिए विलोम के छंदों में हमें अनुभूति और भावना हमें नहीं दिखाई देती, जो किसी को महान बनाती है। जो किसी को महान बनाती है। ठीक है, आई बात समझ में? अगर इसको भी भावना मिली होती, इसको भी साहचर्य मिला होता, तो ये भी कालिदास होता। इसीलिए इसने ये कालिदास के ऊपर एक जोरदार प्रहार मारा कि मुझे तुम हल्के में ना लो। अगर मुझे भी भावना मिली होती ना, तो मैं भी तुमसे बड़ा काम करके दिखा देता। लेकिन अब क्या है, भावना मिल नहीं पाई, इसलिए मैं एक असफल व्यक्ति हूं, एक असफल कालिदास हूं। और तुम इसलिए सफल हो कि तुम्हारे साथ भावना है। जो कुछ भी तुमने रचा है वो इसी भावना के लिए रचा है। अगर आप देखेंगे कि जब कालिदास उज्जैनी चला जाता है, उज्जैन में रहता है, तब भी वो बहुत सारा जो साहित्य रचता है या लिखता है, वो इसलिए लिखता है कि उसने गांव में जो मल्लिका के साथ जो अपना जीवन जिया था, जो जो यथार्थ जिया था, उसी को आधार बनाकर वो लिखता है। वह स्वयं ये कहता है कि जब जब मैं उज्जैनी में लिखता था तो मुझे अपने गांव के अनुभव याद आते थे, और गांव के अनुभव के आधार पर ही मैंने यहां पर लिखा है। और जो विलोम की स्थिति है, उसकी स्थिति इसीलिए खराब है कि उसके जीवन में केवल जो निराशा है, कटुता है, वो सबसे दुखी है, और चिड़चिड़ा भी हो गया है कि उसको कोई समझता नहीं है। ये अंतर है विलोम और कालिदास का। तो यहां आप देखेंगे कि एक तरह से ये चीज दिखाई देगी। एक इसमें आखिरी पॉइंट लिख लो।
हाँ लिख लो एक आखिरी पॉइंट। इस अर्थ में इस नाटक को स्थिति प्रधान नाटक कहा गया है। यहां जो चरित्र रखे गए हैं वे आजाद भारत के शहरों के यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे चरित्र मौका पड़ने पर नायकत्व और खलनायकत्व की स्थिति में जा सकते हैं। चाहे वे किसी भी तरफ जाएं, उन्हें अधूरापन झेलना ही पड़ता है। मतलब अच्छा बने या बुरा बने, अधूरे वो हैं ही हैं। ठीक है, तो यहां आज इसी पे हम लोग रुकेंगे। ठीक है, फिर एक प्रश्न और लिखेंगे, फिर हम लोग कल इसको समाप्त करेंगे और एक व्याख्या करेंगे। ठीक, अभिनेता वाला ही कल करेंगे। अभिनेता पे पूरा प्रश्न लिखेंगे कल आके।